हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्रेस। मैं ओम चौधरी। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसके अंदर हमने काफी सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो उसी में आगे देखो, वापस आगे क्वेश्चन कर देते हैं। और ध्यान रखना, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है, उसी के बाद में ये कनेक्ट हो पाएगा आपका। ठीक है, तो आओ, यहाँ पे पीवाईक्यूज हम कर रहे थे, तो आगे हम चलते हैं। 19 का ये लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था भाई, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा यहाँ पे। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो आप। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टीम सम टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ पी, है ना। द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम फॉर्म इज इक्वल टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अच्छा लेटेंट हीट भी दे रखी है भाई। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें कन्वर्जन सिर्फ 100 डिग्री पे है। तो ये अब है ना, वाटर का पता है ना आपको, जीरो से मतलब माइनस से जीरो पे जाता है, देन जीरो पे कन्वर्ट होता है, फिर जीरो से 100 तक कन्वर्ट होता है, बॉईल होता है लिक्विड फॉर्म में, देन उसके बाद में लिक्विड के बाद में वापस फेज कन्वर्ट होता है, फिर स्टीम में होता है ना। तो यहाँ पे स्टीम आता है, यहाँ पे लिक्विड में आता है, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये फ्यूजन वाली लेटेंट हीट है हमारी, है ना। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, और यहाँ पे सॉलिड से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात बोल रहा है वो। तो ध्यान रखना, वो 100 डिग्री पे ही है। 100 डिग्री का 100 डिग्री पे ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो वो 100 डिग्री से 100 डिग्री पे कन्वर्ट हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात तो आपको ये दिया है कि यहाँ पे वाटर है, कितना ग्राम है, 1 ग्राम। 1 ग्राम में ध्यान रखना। ठीक है, और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ पे स्टीम हो जाएगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो वही रहेगा, बट ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म से वेपराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये देखना है, ये बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको बताना है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, देखो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू U प्लस W है, पता है ना आपको ये चीज। ठीक है, तो यहां से हम इंटरनल एनर्जी निकालना चाहे तो इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे हम, डेल्टा Q प्लस माइनस डेल्टा W, है ना। वर्क डन को उधर माइनस में भेज दिया। यहाँ पे हीट कौन सी है, यहाँ पे हीट ओनली ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कौन सी है, वो फेज चेंज करने वाली है ना। टेम्परेचर चेंज करने वाली नहीं है, फेज चेंज करने वाली। फेज कौन सा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे 1 ग्राम को कितने में कन्वर्ट हो रहा है वो बाद की बात है। तो क्यों हम कौन सी यहाँ पे हीट लेंगे, ml, ध्यान रखना, लेटेंट हीट लेंगे तो वो होता है ml। और यहाँ पे माइनस वर्क डन कितना है, देखो प्रेशर, अब यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, तो ठीक है, P इंटू डेल्टा वी कर दो, PdV कर दो, P डेल्टा V कर दो। तो यहां से आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो m कितना है आपका, 1 ग्राम है। ठीक है, और L यहाँ पे लेटेंट हीट भी है ना, जूल पर ग्राम ही दे रखी है, तो ग्राम को ग्राम में रहने दो, क्योंकि यहाँ पे जूल पर ग्राम ही दे रखा है। यहाँ पे जूल पर केजी दे रखा होता है, तो आप है ना इस 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करते, केजी में, वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 इंटू कितना है ये 2256 माइनस P प्रेशर है आपका 1 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम है आपका, देखो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ध्यान रखना, मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे 1 ग्राम हो या 1 cc हो, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही इनकी। इसको जब कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाता है फिर, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये लिखे हुए हो ना, इसका मतलब यही है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर क्यूब में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी, अब देखो यहाँ पे किस में, कितने में कन्वर्ट हुआ ये है 1671 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में हो गया। और ये 1 ग्राम को भी उसमें कर लो, तो 1 ग्राम था इंटू 10⁻⁻6, तो ये डेल्टा वी लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कितना हुआ, 2256 माइनस 10 इंटू प्लस 5, और 10⁻⁻6 कॉमन ले लो, माइनस का 6, और यहाँ पे बचा 1671 माइनस ऑफ 1, इसको माइनस कर लो। यहाँ पे हो गया 10⁻⁻1 इंटू 1670, है ना। ये इसके साथ एडजस्ट हुआ तो 167 हो गया ये, और ये एज इट इज चलता गया हमारा 2256। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
167 कम कर दो तो 2 ये बच जाएगा हमारा 6 7 16 में 7 गया तो 1 ठीक है 9 बच गया हमारा। तो 9 किस में आ रहा है, ये आएगा 2089। ठीक है भाई, ये जूल आपका इंटरनल एनर्जी होएगा, बी आंसर रहेगा आपका। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा था क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन समझना है और फिर उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना, फिर देखोगे कौन सी हीट पूछ रहा है वो आप, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस वाली आती तो हम वो ही लिखते फिर, ठीक है, क्या लिखते हैं, एमएस डेल्टा टी, है ना, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फेज चेंज कर रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of 0.1 gram of water at 100 centigrade and normal pressure 1.03 into 10 ये रिक्वायर्ड है और रिक्वायर 54 कैलोरी, कैलोरी में ध्यान रखना है ना, ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्ट टू स्टीम 100 सेंटीग्रेड। द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस 167.1 cc, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, वो पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, देखो ये वापस यहाँ पे बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब इस बार वो क्यू खुद दे दिया है ना, और जो आपका वॉल्यूम हो गया है अब स्टीम का, वो ये फाइनल वॉल्यूम ये हो गया है आपका। ठीक है, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया है आपका। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिख लो, वी फाइनल कितना हो गया है आपका 167, अभी ऐसा ही करा था हमने कुछ, 167.1 सीसी है ये। ठीक है, इनिशियल था आपका 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम 1 सीसी के बराबर ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो एनर्जी है वो है 54 कैलोरी। कैलोरी को जूल में करना पड़ेगा तुम्हें, तो 54 इंटू 4.18 जूल से करना पड़ेगा, तो ये लगभग आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देखना 225 पॉइंट जो भी आ रहा है 225 के अराउंड ले लो, 225 जूल के अराउंड। ठीक है, तो ये एनर्जी भी आपको गिवन है। प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर कितना रखना है आपको 1.013 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 ही रख लो। ठीक है, पास्कल प्रेशर भी। अभी हमने लिखा था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, तो डेल्टा यू पता करना है तो डब्ल्यू उधर भेज दो, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये आपको दे रखा है 225, ठीक है, और ये पीडीवी से निकाल लो, तो P इंटू डेल्टा वी, तो ये P हमारा 1 इंटू 10 की पावर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 इंटू डेल्टा वी कितना है, देखो ये सीसी में है ना, तो वही 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 167.1 माइनस ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 6 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा, और ये 16.7 के आसपास, ये कम कर देंगे 16.6 हो जाएगा ये, तो ये 16.1 आ गया है, ध्यान रखना 16.6 आ गया, एक कम करोगे ना इसमें से तो ये आ जाएगा, और ये 225 एज इट इज चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा आपका, कितना आ गया, इसको कम कर लो, तो 225 में से लगभग 16 गया, तो ये 209 208 के आसपास आ रहा होगा, 208 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये 208 के आसपास आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई, तो इसके अंदर बी आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने बेटा, मोर एंड मोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरी विद द टेम्परेचर T shown in the figure, the ratio of the work done। ओके तो देखो यहां पे VT का ग्राफ दे रखा है, V और T का ग्राफ दे रखा है, और वो भी प्रोपोर्शनल है, तो V T के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब V अपॉन T का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है एक तरह से, और ये V अपॉन T कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोबारिक। ठीक है, तो ये आइसोबारिक ग्राफ है। अब वो बोल रहा है यहाँ पे किसकी वैल्यू पता करना है आपको, वो बोल रहा है वर्क डन W अपॉन Q का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, तो W क्या होता है हमारा, W होता है NR डेल्टा T, और Q क्या होता है यहाँ पे, Q होता है NCP डेल्टा T, इससे निकाल सकते हो आप Q। ठीक है, तो ये W और ये Q का फॉर्मूला हमने लिख लिया, इन दोनों का रेशियो चाहिए, अब CP पता करना है आपको। ठीक है, तो वहां पे वो बोल रहा है कि मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक है भाई, तो मोनो एटॉमिक में क्या होता है, मोनो एटॉमिक है ना,
हाँ मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक के लिए अब Cp की वैल्यू क्या रहती है, Cp की वैल्यू होती है 1 प्लस F/2, ये होती है 1/2 F/2 इंटू आर। ध्यान रखना ये CpCv, ये Cv होती है F/2 आर, ठीक है, और ये 1 प्लस F/2 आर होती है। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है ना। तो ये एक रिलेशन, एक ये और Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ये जो फॉर्मूला आता है ना ये निकल के, ये भी यहीं से आता है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आर ही बचेगा तुम्हारा, है ना। F/2 आर माइनस हो जाएगा तो उड़ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आर ही बचता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता रखना चाहिए। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है, Cp इक्वल टू 1 प्लस F/2 आर होता है और Cv इक्वल टू F/2 आर होता है। हमें रिक्वायरमेंट है Cp की। मोनो के लिए F की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा मोनो के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए 3 और डायटोमिक के लिए 5, है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस 3/2 इंटू आर। तो यहाँ पे ये हुआ 5/2 आर, ठीक है। ये Cp की वैल्यू है। ये Cp की वैल्यू आप रख दो इसमें, है ना, और डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों में डिवाइड करेंगे ना हम, दोनों में जैसे ही डिवाइड करोगे तो दोनों में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, देखो W अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी हमारी n r डेल्टा t डिवाइड में यहाँ पे n, यहाँ पे 5/2 r डेल्टा t। ये सब कुछ कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2i5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो CpCv की वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इसमें सी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी देखो, मैं लास्ट क्लास में भी आपको ग्राफ बताया था और फिर वापस यहाँ पे बता देता हूं कि कौन सा ऑर्डर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है P और V का, जहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दे रखा है ना। और ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, 1 में कौन सा है, सेकंड में। तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस आइसोबारिक है या आइसोबारिक है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, कौन सा प्रोसेस है वो बताना है ना। तो हमें पता आइसोकोरिक में क्या होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें है ना। तो प्रोसेस नंबर फर्स्ट तो आपका सीधा सीधा ही कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें तो सी आने वाला है, ठीक है, फर्स्ट में सी। अब देखो फर्स्ट में सी है ना, 2 में आ रहा है, एक तो बी में और एक सी में आ रहा है। फिर सेकंड, अब सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होती है, लेकिन फोर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। ये होता है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है और इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये तो आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक हो गया। तो ये फोर्थ नंबर का जो प्रोसेस है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कौन सा है आपका आइसोबारिक, मतलब ये बी आएगा इसमें, ठीक है। ये दोनों तो हो गए, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें वैसे इसमें बी हो गया, तो फोर्थ वाले में बी देखो किसमें है। वैसे तो सेकंड आंसर आ जाएगा, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए और भी देख सकते हैं कि ये कैसे आएगा, इसके भी देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी पीवी ग्राफ में आप ऐसे देख रहे हो, पीवी ग्राफ में यदि ऐसे देख रहे हो तो ये लाइन दिखाएगी आपका, ये लाइन बताएगी आपका प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान रखना। ये दिखाएगी आपका कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और W दोनों साइड में, इधर भी 0 इधर भी 0। और इसके अलावा ये आइसोथर्मल की होती है, सबसे पहले आइसोथर्मल आती है, उसके जस्ट नीचे एडियाबेटिक आती है। लेकिन ये कब, ये एक्सपेंशन में है, ठीक है। और यही उल्टा हो जाता है ग्राफ हमारा, आइसोथर्मल इधर आ जाता है, एडियाबेटिक ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, कंप्रेशन में, ध्यान रखना। तो ये कंप्रेशन में और ये एक्सपेंशन में। तो एक्सपेंशन में आईटी इधर रहता है और एडियाबेटिक ही रहता है। तो इसमें देखो क्या है, एक्सपेंशन ही है। तो एक्सपेंशन के लिए मतलब आईटी वाला हमारा थर्ड होगा और एडियाबेटिक हमारा सेकंड होगा। तो ये देख लो, इसमें प्रोसेस नंबर सेकंड प्रोसेस में सेकंड प्रोसेस कौन सा है, सेकंड प्रोसेस हमारा ये, तो वो है एडियाबेटिक, जिसमें ए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड प्रोसेस हमारा कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल, ठीक है। तो इसमें आइसोथर्मल आ जाएगा, तो आर में हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन मैच करने आपको, ठीक है। अब यही ऑप्शन उल्टा हो जाता कब, जब ये बात हो रही होती कंप्रेशन के लिए। ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ ऐसे जाता है और ये वाला ग्राफ ऐसे जाता है। कल भी मैंने लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था
कि ये वाला ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ध्यान रखना, ये आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे जाता है और इसका ऐसे जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखना है आपको कि एक्सपेंशन में यदि ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है आपका, वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका ना, तो ध्यान रखना आईटी ग्राफ ये आएगा, एडियाबेटिक ऐसे आएगा, एडियाबेटिक जस्ट नीचे वाला आएगा। लेकिन कंप्रेशन में एडियाबेटिक ऊपर चला जाता है, तो देखो इसका वर्कडन ज्यादा आता है ना, ऐसा इक्वेशन एक और आएगा अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्लाइड नंबर 20 पे है, तो यहाँ पे आके मैं वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो 21, अच्छा ये आई गया, देखो 16 में, नीट 16 का जो पेपर हार्ड मानते थे वो इसी क्वेश्चन से आया था, ध्यान रखना, इसी वाले से क्वेश्चन आया था वो, ध्यान रखना, जो 17 में आया ना, 17 में 16 में जो पूछा गया था उसी से 17 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना, इसके लिए मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि इधर और इधर या तो वर्कडन पूछ सकता है या फिर है ना आपको वर्कडन का ऑर्डर पूछ सकता है ना, या कुछ भी पूछ सकता है। तो 16 वाले में देखो यही क्वेश्चन था और इसमें बोल रहा है कंपेयर आइसोथर्मल is a half initial volume and the same gas is compressed separately through the adiabatic process, it's again reduce the half, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए मैंने अभी अभी आपको एक ग्राफ बताया है कि जब भी कंप्रेशन हो तो ध्यान रखना ये वाला तो क्या होता है, आइसोकोरिक होता है, और ये वाला क्या होता है, आइसोबारिक होता है। तो एडियाबेटिक तो इधर जाता है इसमें और आइसोथर्मल ऐसे जाता है, इसमें आइसोथर्मल ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसमें एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक का, ध्यान रखना इसके कंपैरिजन में। तो एडियाबेटिक का जो ग्राफ होगा उस ज्यादा होगा तो इसका वर्कडन भी ज्यादा होगा आइसोथर्मल से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें ये होता है, जबकि ये कंप्रेशन वाले रीजन में था, जबकि आप बात करो एक्सपेंशन वाले में, है ना, तो एडियाबेटिक नीचे आता है, आईटी ऊपर आता है इसमें। तो एडियाबेटिक का जो वर्क होता है, एडियाबेटिक का जो वर्क होता है वो लेस देन होता है वर्कडन ऑफ आइसोथर्मल से, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सपेंशन के टाइम आपका वर्कडन उल्टा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन अभी इससे आया है, आपका कंप्रेशन से आया है ना। तो हम बता सकते हैं कंप्रेशन देखो ऑप्शन देखो, मैच करो, compressing the gas through the adiabatic process will be required more work done, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एडियाबेटिक में वर्क डन ज्यादा होता है ना। आइसोथर्मल और एडियाबेटिकली रिक्वायर सेम अमाउंट, नहीं, विच ऑफ द केस कंप्रेशन आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक रिक्वायर्ड मोर वर्क डन डिपेंड ऑन द एटॉमिक ऑफ द गैस, नहीं, गैस भी सेम बता रहा है वो, कंप्रेशन ऑफ द गैस इज आइसोथर्मल रिक्वायर मोर वर्क डन, नहीं, यही सही है भाई, इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है कि इसमें वर्क डन एडियाबेटिक में ज्यादा होगा एज ए कंपेयर टू द आइसोथर्मल, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बेटा ग्राफ से कंपेयर करो, है ना, फटाफट फॉर्मूला से कंपेयर करो, तुरंत आंसर बता सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक की बात हो रही है, डायटोमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजैक्शन ऑफ एबी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, अलोंग पाथ एबी शोन इन द फिगर, ओके, इस फिगर में ये दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा। चलो भाई अब देखो इसमें 1 मोल ऑफ द आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द ए बी एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में दे रखा है। अब देखो ये बोल रहा है इंटरनल एनर्जी बताना है इसमें भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, ओके। इस ट्रांजैक्शन में आपको इंटरनल एनर्जी बतानी है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। ये यदि आपको पता हो जाए तो आप बता सकते हो, और सीवी यहां पे क्या रहेगी, F/2R। ये बोल रहा है डाई एटॉमिक है ना, ये डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक के लिए F कितनी रहेगी, यहां पे रहेगी डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5,
ठीक है। तो यहाँ पे CV की वैल्यू आ जाएगी 5/2R, ठीक है। बात आती है टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर PV इक्वल टू nRT लगा देना, इसमें भी PV इक्वल टू nRT लगा देना, यहाँ पे PV इक्वल टू nRT लगा देना, ठीक है। तो देखो डेल्टा U इक्वल्स टू N की जगह N और 5/2 R इंटू डेल्टा T, डेल्टा T में T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। तो यहां से 5/2 NR TF की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो PV इक्वल टू nRT से लिख सकते हो, PV इक्वल टू nRT से आप फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं या TF निकालते हैं पहले, ठीक है। तो TF के लिए PF और VF पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, PF VF अपॉन NR, ये तो TF हो गया। ऐसे ही आप T इनिशियल बता सकते हो कि PI VI अपॉन NR, NR तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहां पे पुट करो तो PF VF अपॉन NR माइनस PI VI अपॉन NR, ठीक है। अब NR लेके कॉमन लेके काट दो, कट जाएगा 5/2 PF VF माइनस PI VI हो जाएगा ये। अब देखो कितना छोटा सा बन गया ये फॉर्मूला, है ना। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप करना स्टार्ट करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 PF फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर है 2 किलो पास्कल है, ध्यान रखना, किलो का मतलब 10 की पावर 3 ले लेना। तो ये 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3, वॉल्यूम हो गया उस टाइम 6, माइनस इनिशियल प्रेशर 5 है, तो 5 10 की पावर 3 किलो पास्कल था, और वॉल्यूम हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। ये मीटर क्यूब में ये ऑलरेडी, तो ये आ गया हमारा 6 इंटू 2 12 और ये 5 इंटू 20, ठीक है। अच्छा मैंने फाइनल वाला पहले इधर लिख दिया, ओके कोई ना, इनिशियल फाइनल पहले लिखना था, इनिशियल बाद में लिखना था, ठीक है। A to B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये 20 और ये 12, तो 20 माइनस 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 23 इंटू कितना है बाहर 5/2, ठीक है। तो यहां से पता करो कितना आएगा, 20 में से 12 गया तो 8 आ गया, तो 5/2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 3, ये कितना आया 4 इंटू 2 20, तो 20 इंटू 10 की पावर 3। तो ये देखो आपके पास आंसर आएगा आपका ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, अच्छा माइनस का साइन आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे 12 इधर था, 20 इधर था, क्योंकि नेगेटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका 20 माइनस का 20 किलो जूल, ये इंटरनल एनर्जी आ जाएगी आपकी, माइनस का 20 किलो जूल, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और रह गए आपके, इसमें बताओ एन आइडियल गैस इज compressed to half its initial by means of the several process, the mixture of the work done, initial volume by the means of the several process, the maximum result, maximum work done। अरे अभी अभी तो बताया था, ये देखो बार बार में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई जगह, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे ये बोला है कि पीवी ग्राफ है, तो कंप्रेशन में मैंने अभी अभी बताया था कि ये ऐसा, ये आइसोथर्मल और ये आइसोकोरिक, ये एडियाबेटिक और ये आइसोथर्मल, ये आईटी है। तो एडियाबेटिक यहां पहुंच जाता है और ये तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होता है, वर्क डन अभी अभी बताया था मैं, स्लाइड नंबर 21 पे जाके देख सकते हैं हम, ये देखो इसमें वर्क डन बताया था मैंने कि वर्क डन इसमें ज्यादा होगा, है ना। लाइक यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पे वर्क डन इसमें ज्यादा होगा, है ना। तो वही उसी से वापस क्वेश्चन आ गया है कि इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, एडियाबेटिक में होगा कंप्रेशन के टाइम, लेकिन एक्सपेंशन के टाइम इसमें होता है, ध्यान रखना आइसोबारिक में होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे है मोनो एटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P हैविंग द V एक्सटेंट, ओके। तो देखो यहां पे मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस है भाई, ठीक है।
जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। देन उसके बाद में ये इसका प्रेशर P2 हमें नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम 2V हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में वापस अब यहां पे था हमारा आइसोथर्मल, यहां पे आईटी प्रोसेस हुआ और यहां पे एडियाबेटिक हुआ, ठीक है। और अब प्रेशर हो गया है, प्रेशर नहीं पता हमें, वही पूछा गया है P फाइनल, और वॉल्यूम हो गया है यहां पे 16V, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम हो गया इसका, और ये आपको पूछा गया है, ओके। तो पहले देखो इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में हमें पता है पीवी क्या रहता है, पीवी कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर चेंज होता नहीं, पीवी कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे P2 की वैल्यू निकाल लो, तो P इंटू वी इक्वल टू P2 इंटू 2V। तो P2 की वैल्यू कितनी आई, P2 की वैल्यू आ गई P अपॉन 2। ये लो भाई, इस वाले प्रोसेस से आपने ये पता कर लिया, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस में, अब इससे इधर चलेंगे हम, है ना, इसकी वैल्यू तो आएगी आपके पास, क्या आई, P2 अपॉन 2। अब एडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये इक्वेशन रहेगी आपकी इस वाले प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, तो हम इनिशियल में पीवी की वैल्यू रख सकते हैं, तो P बाई 2 है और V 2V है, तो 2V की पावर गामा। अब गामा की वैल्यू खुद बोल रहा है 5/3, तो 5/3 इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमें पता करना है, PF पता करना है, इनटू V वॉल्यूम कितना है 16 की पावर 3/2, ये 5/3। ये एडियाबेटिक के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब मेरे को PF निकालना है, तो इसको भी डिवाइड में भेज दो, तो देखो कितना आ जाएगा, PF इक्वल टू, ये पूरा का पूरा डिवाइड में आया, P/2 इंटू 2V अपॉन 16V की पावर 5/3। ये V से V कट गया, 2 से ये 8 टाइम कट गया, ठीक है। तो 1/8 तो यहां पे आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, PF इक्वल टू P अपॉन 2 इंटू 10 की पावर, अच्छा 1/8 है ना, तो 1/8 को 2 की पावर 3 बोल सकते हैं, 3 से 3 कट गया, तो 1/2 की पावर 5 रह गया, 5 और 1 ऑलरेडी है, तो 10 P की पावर 2 की पावर 6 हो गया ये, तो PF इक्वल टू ये हो जाएगा, तो PF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 16 32 और 64 हो जाएगा ये, तो P अपॉन 64 आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इसमें ये आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे छोटी सी गड़बड़ कर दी है, तो ध्यान रखना 16P और कुछ आ जाएगा, तो आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस रखनी है आपको, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, कारनोट, द एफिशिएंसी ऑफ द कारनोट इंजन इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है वो। देखो कारनोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि आपका कितना वर्क डन हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट में हमारी Q इन थी, है ना, सोर्स की एनर्जी, और वर्क डन कितना हुआ, ठीक है, इक्वल टू में 1 माइनस T सोर्स अपॉन सिंक भी होता था, है ना, T सिंक भी फॉर्मूले में निकल के आया था, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं Q1 अपॉन Q2। इस तरीके से तीनों फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो किससे पूछ रहा है, टेम्परेचर से रिलेटेड पूछ रहा है, तो सिंक और सोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक दोनों पे डिपेंड करता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रहा है आपको, तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, कारनोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है आपको भाई 1/10, ठीक है, और ये एज ए हीट इंजन यूज कर रहा है, ठीक है। अब हीट इंजन रेफ्रिजरेटर नहीं आता है, बट आपको ध्यान रखना है ना इस टाइप के क्वेश्चन भी, लेकिन कारनोट इंजन बोल दिया तो हो सकता है कारनोट इंजन के थ्रू ही निकल जाएगा सारा, ठीक है। ये बोल रहा है वर्क डन, जो वर्क डन है वो 10 जूल है, ठीक है, वर्क डन 10 जूल है, द अमाउंट ऑफ द हीट ऑब्जर्व बाय द, अच्छा क्यू पूछ रहा है वो, है ना, ऑब्जर्व हीट पूछ रहा है, मतलब Q2 पूछ रहा है वो, आपको Q1 नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, W अपॉन Q होता है ना, एफिशिएंसी 1/10 है, W अपना 10 है, Q आपका Q1 निकलेगा, ध्यान रखना, Q इन या Q1 निकलेगा यहाँ पे, तो Q1 कितना है आपका 10 इंटू 10 100 जूल हो गई, तो 100 जूल इसने स्टार्टिंग में दी थी,
जिसमें से वर्क डन कितना हुआ 10 जूल हुआ, ठीक है। तो सिंक मतलब कितनी हो गई, सिंक कितनी हो गई या फिर वेस्टेज कितनी गई एक तरह से, तो आपको पता है कि टोटल Q टोटल इक्वल टू किस किस में होगी, Q प्लस Q2 में, या तो वर्क डन होगा या फिर एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो वो रिलीज एनर्जी पूछ रहा है, ध्यान रखना। टोटल एनर्जी हमें पता है 100 है और ये है 10, ये 10 है, तो Q2 कितना आ गया, Q2 आ गया आपका 90, ठीक है। तो 90 जूल आपकी रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 90, तो 90 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ याद रखना, ग्राफ, वर्क डन से रिलेटेड फॉर्मूलाज और स्लोप जो भी है। कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेजर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी SHM है उसके अंदर, ओके। जब तक टेक केयर, बाय बाय।